डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हमने देखे, उसके बाद ग्राउंड वाटर आता है जिस उसके भी हमने इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखे। नेक्स्ट हमने देखा आज जो देखने वाले हैं वो है वेव्स एंड करंट्स, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो लास्ट वीडियो हमने जो बनाया था वो ग्लेशियर से जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में हमने देखा था। और अभी जो देख रहे हैं वो वेव्स एंड करंट से जो भी लैंडफॉर्म्स बनने वाले हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में हम इससे भी देखेंगे, विंड से भी जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके बारे में देखेंगे। आज इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। तो चलो देर नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, बट खुद आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल मैंने बताया था टिल क्या होता है और एलुवियम क्या होता है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेव्स एंड करंट्स ये एक जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये खास करके वेव्स एंड करंट्स कहाँ पे आते हैं, ओशियन के अंदर, सी के अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे अगर ये मतलब अब तो है ना, ये पूरा एक ओशियन है, मान लीजिए ये ओशियन है पूरा के पूरा, तो इसके बीच में तो ऐसे लैंडफॉर्म्स नहीं बनेंगे ना। अगर यहाँ पे कुछ आइलैंड्स होंगे तब वो हो सकता है, लेकिन पूरा ओशियन है उसके अंदर कोई आइलैंड नहीं है, तब वहाँ पे बनने के चांसेस नहीं होते। इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो चाहे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो तो यहाँ पे नहीं होंगे। एक तो कोस्ट पे होंगे, चाहे बीच में भी आइलैंड होगा तो उसके कोस्ट पे ही होंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, यहीं पे आसपास ही होंगे। तो बस इसी के बारे में यहाँ पे हमें देखना है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे देखो यही बोला गया है कि कोस्टल प्रोसेस आर द मोस्ट डायनामिक एंड हेंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो इन्होंने बोला है कि कोस्टल प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही डायनामिक, मतलब बार बार चेंजेस होते हैं इसके अंदर, एंड वैसे भी वो डिस्ट्रक्टिव होती है, ये यहाँ पे उन्होंने बोला है। सो डोंट यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोस्टल प्रोसेस एंड फॉर्म्स, मतलब हमें जानना चाहिए कोस्टल प्रोसेस एंड फॉर्म्स। तो यहाँ पे बेसिकली सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, क्योंकि ये डायनामिक है इसलिए यहाँ पे चेंजेस कोस्ट के आसपास बहुत जल्दी हो जाते हैं। एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन एंड डिपोजिशन इन अनदर। कहीं देखो इरोजन कहीं और होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेस है, इसका इरोजन हुआ है, ये लैंडफॉर्म्स है या कोई भी पत्थर मान लीजिए, कुछ भी है, इसका इरोजन हो रहा है, तो ये यहाँ पे तो डिपोजिशन नहीं होगा, कहीं और दूर जगह पे जाके उसका डिपोजिशन होता है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। वेव्स की वजह से ही जो इरोजनल मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। When waves break, the water is thrown with great force onto the shore. And simultaneously, there is a great churning of sediments on the sea bottom. ठीक है, तो जहाँ पे भी अभी कहीं पे भी इरोजन हो रहा है तो वो वेव के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, और चाहे अगर वो हेवी होगा तो वो नीचे ग्राउंड में बॉटम में भी जाएगा, मतलब सी के बॉटम में ही जाएगा। सो कांस्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोस्ट, मतलब एक कांस्टेंट चेंजेस होते हैं, वेव्स आती रहती है, बार बार वेव्स आ रही है, बार बार आ रही है। अभी यहाँ पे कोस्टल एरिया तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, यहाँ का मटेरियल जो अपने साथ वो लेके अंदर चली जाती है, या फिर वेव की वजह से वही वापस आता है, यहीं पे डिपॉजिट होने लग जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है कोस्ट के ऊपर। सो स्टॉर्म जो होता है, स्टॉर्म वेव जो होती है एंड सुनामी जो होती है, आपने 2004 की सुनामी देखी होगी ना, वेस्ट बंगाल में आई थी, तो उसकी वजह से कितनी सारा नुकसान हुआ था। जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं उनका बहुत भारी नुकसान होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया इन्होंने कि जो सुनामी वेव्स एंड स्टॉर्म वेव्स है कैन कॉज फार रीचिंग चेंजेस इन श्योर पीरियड ऑफ टाइम and then normal breaking waves. So as wave environment change, the intensity of the force of breaking wave change. मतलब जैसे वेव जो होती है उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसका फोर्स जो होता है ब्रेक करने का वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डू यू नो अबाउट द जनरेशन फोर्सेस बिहाइंड जनरेटिंग फोर्सेस बिहाइंड वेव्स एंड करंट्स। तो यहाँ पे देखो जो वेव्स और करंट जनरेट होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से होते हैं। ग्रेविटी जो है वही फोर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। इफ नॉट रेफर टू द चैप्टर मूवमेंट ऑफ ओशियन एंड वाटर। हम आगे देखेंगे इसको, क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगा इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन होती है ना खास करके। अदर देन द एक्शन ऑफ वेव्स द कोस्टल लैंडफॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन, मतलब कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर एक, दूसरा है वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग मतलब इमर्जिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग और सबमर्ज, रिट्रीटिंग मतलब सबमर्जिंग लैंडवर्ड्स। तो ये सेकंड हो गया। अज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट, टू टाइप्स ऑफ कोस्ट आर कंसिडर्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो उसमें आते हैं हाई रॉकी कोस्ट, सबमर्ज कोस्ट होते हैं, और लो स्मूथ जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं, मतलब इमर्ज मतलब बनने वाले कोस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई रॉकी कोस्ट हम पहले देखेंगे। अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रोन विथ हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन। आपने देखा होगा जो हमारा ईस्टर्न साइड वाला जो है इंडिया का ईस्टर्न घाट जो है, तो वहां पे बहुत सारे ब्रेक हुए क्योंकि रिवर जो है अपना वाटर जो है इधर के साइड पे डिस्चार्ज करती है। तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूअस ये कोस्ट लाइन नहीं है, इरेगुलर है। तो सेम वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पे कोस्ट लाइन अपीयर हाईली इंटेंडेड with extension of water into the land where glacial valley, मतलब ये जो fjord है, fjord बोलते हैं इसको, ठीक है। ये fjords वैली, ग्लेशियल वैलीज को fjords बोलते हैं, आर प्रेजेंट, तो वहां पे प्रेजेंट होती है। एंड द हिल साइड ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू वाटर, मतलब हिल साइड्स में ये वाटर क्या होता है शार्पली ये नीचे गिरा देती हैं। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली, मतलब इनिशियली शुरुआत में यहाँ पे कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं बनते हैं। इरोजन फीचर डोमिनेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिवर जो बह रही होती है तो वो इरोड करके सारा मटेरियल अपने साथ ले जाती है, तो वहाँ पे डिपोजिशन होने के चांसेस नहीं है। वहाँ जहाँ पे भी ये वाटर डिस्चार्ज करती है वहीं पे वो सारा मटेरियल निकल जाता है। क्योंकि आपने ऐसे देखा होगा थोड़ा फ्लैंक, वेस्टर्न साइड जो है वो फ्लैंक है, और इधर आप देखोगे थोड़ा नीचे डाउनवर्ड साइड है हमारा ईस्टर्न घाट, तो बिल्कुल वैसे ही सेम सिचुएशन है ये। अलोंग हाई रॉकी कोस्ट, जो रॉकी कोस्ट होता है ना, वेव्स ब्रेक विथ ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड शार्पिंग द हिल्स साइड्स इनटू क्लिफ्स। आप मुझे बताओ, ये हमारा इंडिया है, इंडिया की ये वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे बताओ कौन सा ज्यादा है जहाँ पे हिल्स एरिया है। हमारे वेस्टर्न घाट में हिल्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कुछ रिवर्स है जो अपना वाटर इधर की साइड पे मतलब अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लैंडफॉर्म्स कम दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे लैंडफॉर्म्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नहीं बनते हैं बिल्कुल। So with constant pounding by waves, the cliffs recede, leaving wave cut प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द सी क्लिफ। तो मान लीजिए यहाँ से ये वेव्स आ रही है, ठीक है, तो एकदम से वो अटैक करेगी तो वो जगह थोड़ी जैसे थी वैसी थोड़ी रहेगी। वहां पे क्या होगा, वहां का थोड़ा मटेरियल निकल के जाएगा और वहां पे कुछ अलग सा शेप बनता दिखाई देगा। मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे कट करती है वो जो वेव जो है वो कट करती है, तो वो क्या बनते हैं, सी क्लिफ बनते हैं। सो वेव ग्रेजुअली मिनिमाइज द इरेगुलरिटीज अलोंग द शोर्स, मतलब जो शोर जो होता है तो वो यहाँ पे कट करने की वजह से वो इरेगुलर हो जाता है। द मटेरियल्स विच फॉल ऑफ एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सी क्लिफ्स gradually break into smaller fragments and roll to roundness and will get deposited in the offshore. ऑफशोर में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। सो आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ क्लिफ डेवलपमेंट एंड रिट्रीट व्हेन कोस्टलाइन टर्न समवॉट स्मूथ
with the addition of some more material to this deposit in the upshore, a wave built terrace would develop in front of wave cut terrace. ठीक है, वेव की वजह से सी क्लिप बनती है, वेव क्या करती है, टेरेस भी बनाती है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, मतलब इसमें वेव तो डिपोजिशन का भी काम करती है और इरोजन का भी काम करती है। एज ए इरोजन अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस, अ गुड सप्लाई मटेरियल बिकम्स अवेलेबल to long shore currents and waves to deposit them as a beaches along the shore and as bar. So long ridges of sand and or shingle parallel, ये सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे शिंगल कर दी है, स्पेलिंग मिस मैच हो गई है, पैरेलल टू द कोस्ट इन द near shore zone. So bars are submerged feature, and when bars show up above water they called barrier bars. ठीक है, barrier bars which get keyed up to the headland of a bay is called split, and when barrier bars and split form at the mouth of a bay block it and lagoon forms. तो ये आपको ये कंसेप्ट है, एक देखना, बैरियर बार्स, स्प्लिट, ये जो बैरियर बार्स है, स्प्लिट, यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन कैसे बनते हैं ये, इनके बारे में डिटेल में आपको देखना है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा करके आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे दिखेंगे, आपको एक तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर आपको क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से करनी है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो लेयर है उसके बारे में आपको अच्छे से करना है, ओशियन से आपको अच्छे से करना है, और जो ये वेव मूवमेंट और ये सब होता है ना, ये आपको ओशियन चैप्टर में वहाँ पे दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप डिटेल में करना। बस ये आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर ऐसे नहीं है कि एकदम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि क्या है बैरियर बार्स और स्पीड। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, और किस मतलब कौन सी जियोमॉर्फिक एजेंट की वजह से ये बनते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये वेव्स एंड करंट की वजह से ये बनते हैं। लगून्स भी कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे बस इन्होंने बोला है कि व्हेन बैरियर बार्स एंड जो स्पीट्स होते हैं फॉर्म एट द माउथ ऑफ अ बे के माउथ पे फॉर्म होते हैं ये बैरियर बार्स और स्पीट्स, एंड ब्लॉक इट, और उसको ब्लॉक करते हैं। लाइक देखो इस तरह से आ रहा है, और फिर यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे है, तो इस तरह से ये लगुन बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बोला है, लेकिन आपको अगर डिटेल में और थोड़ा समझना है तो आप थोड़ा गूगल भी कर लेना, आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा। अगर आप डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दे रखा है। अगर आपको डिटेल में करना है तो आपको जीसी लियोन से भी अच्छे से मिल जाएगा। द लगून वुड ग्रेजुअली गेट फिल्ड अप बाय सेडिमेंट फॉर्म एंड लैंड गिविंग राइज टू अ कोस्टल प्लेन। तो इसमें क्या होता है, जाने के लिए जगह नहीं होती है, जो आ रहा है सेडिमेंट्स तो यहीं पे कलेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा, कोस्टल प्लेन यहीं पे तैयार हो जाएगा। अब देखना है हमने क्या देखा, हाई रॉकी कोस्ट जो होते हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं कोस्ट पे। तो अब देखना है हमें लो सेडिमेंट्री कोस्ट देखना है, तो उसके बारे में यहाँ पे अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट जो होते हैं, द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टाज। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा बनते हैं। सेडिमेंट्री को लो सेडिमेंट्री कोस्ट, मतलब लो सेडिमेंट जो होता है इसकी वजह से कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टा बनते हैं। कोस्ट लाइन अपीयर स्मूथ विथ ऑकेजनल इनकर्जन्स, मतलब इसकी मोस्टली कोस्ट लाइन जो होती है वो स्मूथ होते हैं, कभी कभी इसके अंदर इनकर्जन दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये बेसिक बता रहे हैं, जो वेव्स एंड करंट है उसकी बेसिक एक्टिविटीज यहाँ पे बता रहे हैं। बाद में अब हम इसके आगे देखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। बट ये जो है बिल्डिंग बार्स, देखो ये बिल्डिंग बार्स, बैरियर बार्स, स्पीड्स, लगून्स, एक बेसिक कंसेप्ट है, और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में भी दे रखा है आपको। सो वुड इवेंचुअली टर्न इनटू स्वैम्प,
which would subsequently turn into coastal plain. पहले swamp बनेगा फिर बाद में coastal plain बनेगा. And the maintenance of these depositional features depends upon the steady supply of material. Storm and tsunami waves cause drastic changes irrespective of supply of sediments, and large river which bring lots of sediments build deltas. आपको तो पता है रिवर का जो भी माउथ है वहां पे आपको डेल्टा मिलेगा along low sedimentary coasts. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है. द वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज अ हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट. रिट्रीटिंग मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था, मतलब सबमर्ज्ड. ओके, इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट इन द वेस्ट कोस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशनल डेल्टा और लो प्लेन, सॉरी कोस्टल प्लेन बनते हैं ना, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन बनते हैं. तो किसकी वजह से, लो सेडिमेंट्री कोस्ट, यहाँ पे कोस्ट की वजह से बनते हैं. डिपोजिशनल फॉर्म्स डोमिनेट इन द ईस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट कोस्ट पे आपको डिपोजिशनल फॉर्म मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो है हमारा जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे आपको इरोजन मिलेगा क्योंकि वहाँ पे रॉकी एरिया है वेस्ट कोस्ट पे. और जो इंडिया का ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे डिपोजिशन डेल्टाज ये आपको दिखाई देंगे कि इसमें रिवर का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं. व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट, अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो लंबे टाइम के लिए आपकी ये कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएगी. अब इसमें हमें देखना है कि वेव्स एंड करंट्स जो होते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स है, इसकी वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं. एक तो क्लिफ्स बनेगी, फिर टेरेस बनेगा, फिर केव्स बनेंगे, स्टैक्स बनेंगे. बस इतने ही है इरोजनल लैंडफॉर्म इसके अंदर. अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्लिफ्स, टेरेस और केव्स एंड स्टैक जो है ये कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट के ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, या ऐसे पूछेंगे या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, मतलब ये सही है गलत है इस तरह से. बट ये आपको बताना है कि वेव्स एंड करंट के ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है ये. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वेव कट क्लिप्स एंड टेरेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन इज द डोमिनेंट शोर प्रोसेस. जिस शोर प्रोसेस पे इरोजन डोमिनेंट है वहीं पे आपको वेव कट और क्लिप्स दिखाई देगी और टेरेस बनते हुए दिख जाएंगे. और आपको ये पता है ये वेव कट क्लिप्स कहाँ पे बनती है, ज्यादातर करके रॉकी एरिया में ही बनती है. सो ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिप्स आर स्टीप एंड मे रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर टू 30 मीटर तक. ये क्लिप जो होती है कितनी होती है, एक तो फ्यू मीटर से लेके 30 मीटर तक, इवन उससे भी ज्यादा हो सकती है. सो एट द फुट ऑफ सच क्लिप्स देयर मे बी अ फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग प्लेटफॉर्म कवर्ड बाय रॉक डेब्रिस डिराइव्ड फ्रॉम द सी क्लिप बिहाइंड. ठीक है, सच प्लेटफॉर्म, मैंने बोला था आपको सी क्लिप कैसे बनती है. सो सच प्लेटफॉर्म ऑकरिंग एलिवेशन अबाउ द एवरेज हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव कट टेरेस. तो यहाँ पे वेव कट टेरेस कैसे बनता है ये बताया इन्होंने कि जो एलिवेशन होता है, जो भी अबाउ थोड़ी सी वेव जहां से आती है उससे भी थोड़ा सा अगर एलिवेशन होगा तो उसको वेव कट करती है और वहीं पे टेरेस बन जाता है. ठीक है, और ये ऐसे नहीं है ये ओशियन है, मान लीजिए ये ओशियन है, सी है, जो भी है. ठीक है, और यहाँ पे एक रॉकी एरिया है तो ये वेव्स बार बार आएंगी यहाँ पे, और थोड़े एलिवेटेड, थोड़ी उड़ेगी ना वेव, थोड़ी सी उसकी हाइट भी वेव की अच्छी खासी होती है. अगर आपने देखा होगा, अगर आप अपना ये भी देख लो, कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, उसमें वेव्स कैसे आती है, कैसे कैसे वो कितना लंबा, मतलब कितना ऊपर तक जाती है, उसका एलिवेशन आप देखोगे तो उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे पिक्चर दिखाने चाहिए आपको, बट इतना नहीं दिखा पा रही हूँ मैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बस कंसेप्ट पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगी. तो इस तरह से यहाँ पे वेव कट टेरेस बनते हैं. द लैशिंग ऑफ वेव अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिप. क्लिप मतलब क्या होता है, एक स्टीप नैरो
एक रॉक की लैंडफॉर्म्स होता है। सो ठीक है, एक रॉक की लैंडफॉर्म नहीं, लैंडफॉर्म कहना अलग अलग बात है, लेकिन हाँ एक माउंटेन काइंड ऑफ कह सकते हो कि, बट ये स्टीप होता है। माउंटेन कैसे होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन ये क्लिफ जो होती है एकदम स्टीप होती है। सो रॉक डेब्रिस that gets smashed against the cliff along with lashing wave creates hollow, and these hollows get widen and deepen to form sea caves। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से एक सी है, उसके अंदर पिलर है ऐसे बने होते हैं रॉक के, और उसके ऊपर ऐसे उसके अंदर एक होल बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये केव्स बन जाते हैं। वाटर का बार बार, अगर वो एक रॉक के ऊपर वाटर बार बार आके ऐसे टकरा रहा है तो क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन होगा, वो रॉक जो है निकल जाएगा, मतलब इरोजन होगा बार बार उसका टकराने की वजह से, और वहां पे क्या पड़ेगा, एक होल पड़ेगा। तो वही वैसे ही वहां पे केव्स बनने शुरू हो जाते हैं। एंड द रूफ्स ऑफ केव्स कोलैप्स, और इवेंचुअली उसके रूफ्स भी कोलैप्स हो जाते हैं। एंड द सी क्लिफ रिड्यूस फर्दर इन इनलैंड। सो रिट्रीट ऑफ द क्लिफ may leave some remnants of rocks standing isolated in as a small islands just off the shores, and such resistance mass of rocks originally part of the cliff or hill are called sea stacks। तो अगर विरोजन हो रहा है और मतलब वो होल बीच में आया है और ऊपर का जो रूफ है इवेंचुअली गिर जाता है, तो फिर ये जो स्टॉक बनता है, सॉरी ये जो पिलर रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, सी स्टैक्स। ठीक है, और ये सब सी में ही आपको दिखाई देगा। लाइक ऑल अदर फीचर्स, सी स्टैक्स आर आल्सो टेम्पररी एंड इवेंचुअली कोस्टल हिल्स एंड क्लिफ्स विल डिसअपियर। मतलब बार बार एक ही अकेला खड़ा होगा, अगर इसके साथ इस तरह से कोई सपोर्ट होता तो ये बच जाता, लेकिन इवेंचुअली ये अकेला होने की वजह से गिर जाता है और बस डिसअपियर हो जाती है, क्लिप जो है वो डिसअपियर हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ वेव इरोजन गिविंग राइज टू नैरो कोस्टल प्लेन्स और एंड onrush of deposits from over the land behind may get covered up by alluvium or may get covered up by ये कुछ तो अलग ही टर्म है, shingle or sand to form a wide beach। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक वाइड बीच बन जाता है। सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, तो बीचेस एंड ड्यून्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसके ऊपर शायद यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। बीचेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शोर लाइन्स एंड दैट आर डोमिनेटेड बाय डिपोजिशन। जो बीचेस और शोर लाइन्स बनती है वो किससे बनती है, डिपोजिशन की वजह से बनती है। सो बट मे ऑकर एज अ पैचेस अलोंग इवन रज्ड शोर लाइन्स, और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखाई देगा पैचेस, उसके साथ रज्ड शोर लाइन भी दिखाई देगी। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेकिंग अप बीचेस कम्स फ्रॉम लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स और फ्रॉम वेव इरोजन्स। तो कुछ जो रिवर्स की स्ट्रीम जो होती है उसके द्वारा बीच जो बीचेस होते हैं उसमें डिपोजिशन किया जाता है। ठीक है, और बीचेस आर टेम्पररी फीचर्स, बीचेस जो होते हैं वो टेम्पररी फीचर्स होते हैं। सो सैंडी बीच विच अपीयर सो permanent may be reduced to a very narrow strip of coarse pebbles in some other season। So most of the beaches are made up of sand sized material। जो बहुत सारे अगर मोस्टली देखा जाए तो सैंड साइज मटेरियल जो होता है उससे बीचेस बनते हैं। और बीचेस जो होते हैं मतलब कुछ ऐसे बीचेस होते हैं जो कि परमानेंटली सैंड वाले जो बीचेस होते हैं, कुछ नहीं सैंडी वाले जो बीचेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और वो कभी कभी रिड्यूस भी हो जाते हैं, नैरो स्ट्रिप टाइप बन जाते हैं। सो बीचेस कॉल्ड शिंगल, सॉरी यार मैंने ऊपर वैसे मुझे लगा ये सिंगल है, ये शिंगल है। ठीक है, शिंगल बीचेस कंटेन एक्सेसिवली स्मॉल पेबल्स एंड इवन कोबल्स। अच्छा, मतलब वो स्मॉल पेबल्स से जो बनते हैं उसको शिंगल बोलते हैं। ठीक है, और आई एम रियली सॉरी कि मैंने उस वहां पे मुझे लगा स्पेलिंग है, बट अब यहाँ पे देखा तो समझ में आया। सो जस्ट बिहाइंड द बीच sands lift and wind nod
from over beach's surface will be deposited as sand dunes. ओके तो ये डिपॉजिट होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो थोड़ा अगर डिपॉजिट होता है तो थोड़ा लिफ्ट भी हो जाता है, तो लगता है कि यहाँ पे ड्यून्स बने हैं. सो सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रीच पैरेलल टू द कोस्ट लाइन आर वेरी कॉमन अलोंग सेडिमेंट्री कोस्ट. ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं. अब देखना है हमें यहाँ पे बार्स और बैरियर्स एंड स्पिट्स, ऊपर भी आए थे ये वर्ड्स. तो यहाँ पे ऑफशोर बार्स, ये आपको ना इसकी आपको जब आप ये क्या बोलते हैं इमेज देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा. यहाँ पे जस्ट मैं पढ़ती हूँ, आप प्लीज इसकी इमेज देख लेना. बार्स कैसे होते, नीचे भी दे रखे हैं आई थिंक. यहाँ पे दिए हैं या नहीं दिए हैं, नहीं विंड के दे रखे हैं, इसके नहीं दे रखे हैं, वेव्स के और करंट्स के नहीं दे रखे हैं. तो आपको इसको देखना है, इसके बारे में मैं जस्ट पढ़ लेती हूँ. यहाँ पे आप ना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ लेकिन समझ में नहीं आएगा, मैं जस्ट पढ़ लेती हूँ. आप इसकी इमेज देखना और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना. रिज ऑफ सैंड एंड shingle formed in sea in the offshore zone lying approximately parallel to the coast is called ऑफशोर बार्स. मतलब ये जो कोस्ट लाइन होती है उसके पैरेलल ही बनते हैं, जैसे कि सैंड से और जो स्मॉल पेबल्स होते हैं उससे बनते हैं. एन ऑफशोर बार्स विच इज एक्सपोज ड्यू टू फर्दर एडिशन ऑफ सैंड इज टर्म्ड एज अ बैरियर बार्स. तो ऑफशोर जो होते हैं वहां पे जो बार होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं एडिशनल सैंड की वजह से तो उसे क्या बोला जाता है, बैरियर बार्स बोला जाता है. सो ऑफशोर bars and barrier commonly form across the mouth of river at the entrance of bay. जहाँ पे रिवर का माउथ होता है, जहाँ पे रिवर एंटर कर रही होती है बे के, वहीं पे आपको ये दिखाई देंगे जो ऑफशोर बार्स होते हैं और जो बैरियर्स बार होते हैं. समटाइम्स सच बैरियर बार्स गेट कीड अप टू वन एंड ऑफ द बे व्हेन दे आर कॉल्ड स्पिट्स. ठीक है, मैंने ऊपर भी बोला था आपको इस कंसेप्ट आपको ना इसकी इमेज देख के ही करनी है. स्पिट जो होते हैं मे आल्सो डेवलप अटैच्ड हेडलाइंस हिल एंड द बैरियर्स बार्स एंड स्पिट जो होते हैं एट द माउथ ऑफ द बे ग्रेजुअली एक्सटेंड लिविंग ओनली अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द बे इनटू द सी एंड द बे. ठीक है, सॉरी. So will eventually develop into a lagoon and the lagoon get filled up gradually by sediments and coming farmland and beach itself, so aided by wind on broad and wide coast plain develop. हमने ऊपर भी देखा था इसके बारे में, यहाँ पे अगेन उन्होंने वही बताया है. यहाँ पे ये सुनामी से कैसे सेडिमेंट्री बजट बनता है तो ये सब बताया, आप पढ़ लेना ये खुद से. सो हम देख रहे हैं लास्ट जो हमारा जियोमॉर्फिक एजेंट है वो विंड है. विंड्स के कैसे लैंडफॉर्म्स, कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं और इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने. विंड क्या होती है, ये जो वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स इन अ हॉट डेजर्ट. हॉट डेजर्ट में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है. आपको पता है ना, नॉर्थ इंडिया में जो लू बहती है, जो टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो लू आ जाती है. हम बोलते हैं ना लू चल रही है अभी, तो इस तरह से मतलब लू मतलब क्या होता है, हॉट विंड ही होती है. सो डेजर्ट फ्लोर गेट हीटेड अप टू मच एंड टू क्विकली बिकॉज ऑफ बीइंग ड्राई एंड बेरन. तो वहाँ पे बारिश कम होती है और जो एरिया जो बनता है वो ड्राई और बेरन रहता है, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं वहाँ पे. तो इससे क्या होता है, जल्दी वहाँ की लैंड ज़मीन जो है जल्दी हीटेड हो जाती है, मतलब वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है. टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा तप जाती है. सो हीटेड फ्लोर हीट अप द एयर डायरेक्टली above them and result in upward movement in the hot lighter air with the turbulence and any obstructions in its path set up eddies, whirling winds, updrafts and downdrafts. ठीक है, so winds also move along the desert floor with great speed and the obstructions in their path create turbulence. So of course there are storms winds which are very destructive. Storm wind जो होती है वो very destructive होती है. So winds cause deflation, abrasion
and impact. So deflation include lifting and removing the dust, smaller particle form surface of the rock, and transportation process and silt act as a effective tools abrade the land surface. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जो डस्ट चली जाती है वो किस वजह से, विंड की वजह से, विंड का स्ट्रॉम जब आता है उसकी वजह से। उसका इम्पैक्ट सिंपली क्या होता है, तो जो मोमेंटम बढ़ जाता है विंड का, तो वो बहुत स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह तक उसका मटेरियल चला जाता है। एंड द इम्पैक्ट हमने देखा मूवमेंट विच ऑकर्स व्हेन sand is blown into or against a rock surface. So it is similar to sand blasting operation. अगेंस्ट मतलब किसी भी, आप देखो पत्थर वाला एरिया है, वहां पे अगर स्ट्रॉम एकदम से आके रुक जाती है तो क्या होता है, सैंड जो होती है पत्थर से टकरा जाती है। सो विंड एक्शन क्रिएट्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इरोजनल डिपोजिशनल फीचर इन डेजर्ट्स। तो इसकी वजह से फिर इरोजनल एंड डिपोजिशनल फॉर्म शुरू हो जाता है। सो इन फैक्ट मेनी फीचर ऑफ डेजर्ट्स ओन देयर फॉर्मेशन ऑफ मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज अ शीट फ्लड्स. So though the rain is scarce in deserts, so it comes down torrentially in a short period of time. The desert rocks devoid of vegetation, exposed of mechanical and chemical weathering process due to drastic diurnal temperature changes and decay faster. The torrential rains help in removing the weathered material easily, and that means the weathered debris in deserts is moved by not only wind but also by rain and sheet wash. तो क्या होता है बेसिकली, जब विंड जो होती है उस एकदम से पत्थर को टक्कर मारती है या कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, तो इससे क्या होता है, वो जो रॉकी डेजर्ट होता है वो क्या होता है, वहां पे उसका डिवाइड हो जाता है वहां पे। और ये जो मटेरियल वेदर हुआ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में इसमें विंड का ही नहीं बल्कि जब वहां पे रेन जो होता है उसकी वही भी हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। वो जो डेब्रिस, वेदर डेब्रिस है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो ये टोरेंशियल रेन जो होता है ये भी हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल होता है उसका डिके बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। सो द विंड मूव्स फाइन मटेरियल एंड जनरल मास इरोजन इज accomplished mainly थ्रू शीट फ्लड्स और शीट वॉश। ठीक है, ये शीट वॉश की वजह से जल्दी हो जाता है मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में। स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट एरियाज आर ब्रॉड एंड स्मूथ एंड इंडेफिनाइट एंड फ्लो फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर रेन्स। मतलब रेन जब होता है तो ये वैसे बहती है, लेकिन रेन जैसे बंद हो जाती है उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाती है स्ट्रीम्स। सो ये हो गए डिपोजिशनल। तो सॉरी, हमने विंड के बारे में देखा। अब देखना है हमें यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स जिसमें आते हैं पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। ठीक है, पेडिमेंट्स क्या होते हैं, पेडिप्लेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें देखना है कि लैंडस्केप इवैल्यूएशन इन डेजर्ट इज प्राइमरली कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट्स। जो डेजर्ट में लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन होता है ये प्राइमरली किससे रिलेट करता है, तो ये पेडिमेंट से। सो जेंटली इंक्लाइंड रॉक की फ्लोर close to the mountains at their foot with or without a thin cover of debris are called pediments. Pediments क्या होता है, जनरली एक रॉक की फ्लोर है, माउंटेन से वो क्लोज हुआ है at the foot with or without a thin cover of debris. एक एरिया है जो माउंटेन से क्लोज हुआ है, ठीक है, और माउंटेन के वो मतलब उसके फुट तक वो एरिया होता है, फुट में ही वो एरिया होता है माउंटेन के, और वो ना ज्यादा ऐसे डेब्रिस से भरा पड़ा हुआ नहीं होता है, उसको थिन कवर होता है डेब्रिस का उसके ऊपर, क्योंकि माउंटेन ने कवर किया है तो वहां पे चीजें आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो उसको पेडी मतलब पैरों के पास होता है, माउंटेन के जो मतलब फुट होता है माउंटेन का वहां पे होता है, इसीलिए इसको पेडिमेंट्स बोला जाता है। एंड सच रॉकी फ्लोर फॉर्म थ्रू इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट। माउंटेन का फ्रंट जो होता है वो इरोजन होता है, उसी से ये पेडिमेंट्स बनते हैं थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग
इस शीट फ्लडिंग और स्ट्रीम की वजह से जो इरोजन होता है, लैटरल इरोजन होता है, तो उसी से ये जो पेडिमेंट्स है वो बनते हैं। तो पेडिमेंट बेसिकली कहाँ होता है, ये हमारा माउंटेन है और ये माउंटेन और चारों तरफ से माउंटेन ही होता है, तो नीचे की साइड पे पेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन ऑफ लैंड मास or the steep side of the tectonical control. Steep inclusion features over the landmass, and hence the pediments are formed with the steep wash slope followed by cliffs and free face above it, and the steep wash slope and free face retreat backwards. So this method of erosion terms as a parallel retreat of slopes and through backwash wasting. So through parallel retreat of slopes and pediments extend backwards at the expense of mountain front. Gradually the mountain gets reduced, leaving Inselberg, which is a remnant of the mountain. So that's how high relief deserts areas reduce and low featureless plain, so पेडी प्लेन्स बोलते हैं, जो रिड्यूस होके मटेरियल जहाँ पे प्लेन बन जाता है माउंटेन वाले एरिया में, तो उसको पेडी प्लेन्स बोला जाता है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पेडी प्लेन्स और पेडी जो पेडीमेंट्स है उसके बारे में हमें यहाँ से अच्छे से पता चल जाता है। यहाँ पे पलाया जो होते हैं वो क्या होते हैं एक डेजर्ट में मेन लैंडफॉर्म्स हैं, प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स, प्लेन्स होते हैं ये। तो एक प्लेन्स आर बाय फार मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट। सो basin with mountain and hill around, and along the drainage is towards the center of the basin, and due to gradual deposition of sediments from basin margin, a nearly level plain forms at the center of the basin. So in times of sufficient water, this plain is covered up by the shallow water bodies, and such type of shallow lakes are called पलायस। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, पलायस मतलब कि एक शॉलो लेक है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, तो यही वाटर बॉडी को यहाँ पे पलायस बोले जाता है। और रिटेन ओनली अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होता है डेजर्ट में। आपको तो पता है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा तो ये इसमें गुड सॉल्ट डिपॉजिट होता है, कंटेन होता है। और पलायस प्लेन्स कवर्ड अप बाय सॉल्ट्स एंड इज कॉल्ड अल्कली फ्लैट्स। ठीक है, पलायस मतलब सॉल्ट से रिलेटेड, सॉल्ट्स लेक भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, सो डिप्लेशन हॉलोज एंड केव्स यहाँ पे देखना है, डिप्लेशन हॉलोज एंड केव्स देखने हैं। सो वेदर मैंटल जो होता है फ्रॉम ओवर द रॉक और बरे सॉइल, so gets blown out by a persistent movement of wind currents and in one direction. So this process may create shallow depression called depletion hollows. ठीक है, एक मेंटल मतलब एक रॉकी एरिया है, वहाँ पे वेदरिंग हो चुकी है, तो उससे मतलब जो विंड की मूवमेंट होती है, विंड करंट का जो डायरेक्शन होता है, उसकी वजह से वहाँ की जो वेदर मटेरियल है उड़ के चला जाता है, और उसके बाद जो डिप्रेशन बचता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन हॉलोज बोलते हैं। सो डिप्लेशन ऑल्सो क्रिएट न्यूमरस स्मॉल पिट्स और कैविटीज, मतलब इस तरह से 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 स्मॉल कैविटीज छोड़ जाता है डिप्लेशन की वजह से। डिप्लेशन मतलब हटाना ना, मूवमेंट्स के साथ हटाना। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बनती है। रॉक फेस सफर इम्पैक्ट एंड अब्रेशन ऑफ विंड बोर्न सैंड एंड फर्स्ट shallow depression called blowouts are creates, and some of the blowouts becomes deeper and wider fit, उसको ही केव बोलते हैं। वो जो डिप्रेशन बनता है रॉक के ऊपर, तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अदर मतलब
वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड और डीप बनता है तो उससे क्या होते हैं, केव्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो शॉलो है तब तक तो ठीक है, लेकिन एकदम से ज्यादा वहां पे ब्लो आउट्स हो जाता है, तब जाके वहां पे वो डीपन और ब्रॉड एरिया बनने की वजह से केव्स फॉर्म होते हैं। मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स। देखो मशरूम कैसे होता है, इस तरह से होता है ना। तो इरोजन हो के क्या होता है, ये ऊपर एक ऐसे स्टॉल बच जाता है और ये नीचे एक डंडी बच जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं। और ये खास करके आपको ना डेजर्ट में ही मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वही है ये, ठीक है। ये सब वही है कि मशरूम टेबल और पेडेस्टल रॉक्स किस तरह से होते हैं, बस यही पे एक्सप्लेन किया है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे विंड्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखने हैं। विंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या है, विंड इज अ गुड शॉर्टिंग एजेंट, ओके, सॉर्टिंग एजेंट्स। सो डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी मतलब स्पीड होती है, तो विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे डिपोजिशन होगा। डिफरेंट साइज होती है ऑफ ग्रेन्स की, आर मूव्ड along the floor by rolling or saltation, carried in suspension in the process of transportation itself, and the material gets sorted when the wind slows or begins to die down. So depending upon size of grain and their critical velocities, grain will begin to settle. So देखो विंड क्या होती है, विंड में जितना प्रेशर है, जितनी स्पीड है, उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रेन भी एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लो करेंगे, मतलब जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, एक साइज के एक लेवल के ही ग्रेन उसमें चल सकते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स या बड़े बड़े पत्थर नहीं जा सकते विंड की वजह से, पहले तो उसको वेदर करना पड़ेगा फिर जाके वो चले जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब ये डिपेंड करता है कि मतलब स्पीड कितनी है, साइज कैसी है ग्रेन्स की, उसी के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाके डिपॉजिट करते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं विंड के द्वारा। बस इतना ही बोला गया है यहाँ पे। और डिपोजिशनल फीचर जो होते हैं इन अराइड रीजन कैन डेवलप एनीवेयर। तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं सैंड ड्यून्स होते हैं, वो विंड के वजह से ही फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने अच्छे से डेफिनेशन मतलब सॉरी पिक्चर दिखाए हैं। तो ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं, ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेस फॉर सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन। ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून्स फॉर्मेशन, एक मिनट, obstacles to initiate dune formation are equally important, and there can be a great variety of dunes formations. So dunes जो होते हैं वो आपको डेजर्ट में, सैंड ड्यून जो होते हैं वो डेजर्ट में ही पाए जाते हैं, मतलब ड्राई हॉट डेजर्ट में ही ये आपको अच्छे से दिख जाएंगे। तो इसका आगे हमें देखना है, ये जो है बार चांद, इसके हम फिगर यहाँ पे देखेंगे। ये इस तरह से होते हैं, चांद की तरह ही होते हैं ये बार चांद, इस तरह से। कॉनकेव शेप में होते हैं ये बार चांद, ठीक है। डीप नहीं होता है बीच में, बट हाँ थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक भी देखो ना किस तरह से होते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। या यहाँ पे सिर्फ देख लो, ये तो कॉमा टाइप ही बने हुए हैं, और ये ट्रांसवर्स तो इस तरह से ही होते हैं ट्रांसफर तो, ठीक है। और ये कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस तरह से बनते हैं, बीच बीच में इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है। तो हमने बार चांद तो देखा, ये क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, ये टर्म वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बार चांद जो होते हैं क्रिसेंट शेप होते हैं, क्रिसेंट मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है। अभी हमने देखा था कि पैराबोलिक जो होते हैं ड्यून्स वो भी क्रिसेंट शेप्ड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं किस तरह से उन्होंने बोला है कि फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड बाय वेजिटेशन। ये तब फॉर्म होते हैं जब ये सैंडी एरिया होता है वो पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेशन से ढका हुआ होता है, दैट मीन्स पैराबोलिक। पैरा मतलब आधा
होता है ना, पैराबोलिक ड्यून्स, रिजर्व बारचन्स बाय विंड विथ इन विंड डायरेक्शन बीइंग द सेम। सो सब जो हमने देखे हैं वो कॉमा टाइप इस तरह से होते हैं थोड़े बहुत। सो जो ओनली वन विंग और पॉइंट होता है, ओनली वन होता है, ठीक है। हैपन व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन विंड कंडीशन, विंड की कंडीशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होती है, तब जाके ऐसे फॉर्म होते हैं। सो लोन विंग्स एंड ऑफ शिप कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई। सो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो होते हैं फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं तो वो कब बनते हैं कि जब विंड का सप्लाई जो होता है वो मतलब कम होता है, पुअर होता है, और तब जाके ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स फॉर्म होते हैं। मतलब देखो विंड ऐसे तेजी से जा रही है तो वो जहाँ पे भी रुकेगी वहीं पे वो बन जाएंगे लैंडफॉर्म्स। लेकिन अब तेज उसमें धीमे 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 जा रहे तो ये गिराते गिराते ऐसे लंबे चौड़े बनाते जाएंगे ना, तो लॉन्गिट्यूडनल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रांसवर्स देखने हैं। ट्रांसवर्स जो होते हैं अलाइन परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और these dunes form when the wind direction constant and source of sand is elongated features right angle to the wind direction, ठीक है, इस तरह से right angle of wind direction. So they may be very long and low in height. So when sand is plenty, quite often regular shaped dunes coalescing and lose their individual characteristics. So most of the dunes in the desert shift and few of them will get stabilized, especially near human habitations. तो human habitation के पास ये खास करके आपको ऐसे लैंडफॉर्म्स विंड के द्वारा फॉर्म डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दिखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने हैं मल्टीपल चॉइस वाले, जो हमारा पूरा चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, उसके ऊपर यहाँ पे दे रखा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है कि क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड। डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेटेड, तो यूथ स्टेज में डाउनवर्ड होता है क्योंकि वहाँ पे शुरुआत ही हुई होती है ना, तो वहाँ पे डाउनवर्ड कटिंग होना शुरू हो जाती है। तो अगर मैच्योर स्टेज में आप देखोगे द वाटर फ्लो, जो वाटर का फ्लो होता है बिकम जेंटलर होता है एंड द रिवर वाइडन होने लग जाती है मैच्योर स्टेज में। और पहले रिवर क्या होती है, जब इनिशियल स्टेज में उसको यहाँ पे डाउनवर्ड कटिंग करते जाना है और फिर बाद में लैटरल कटिंग करती है वो रिवर, ठीक है। तो ये लेट मैच्योर स्टेज में क्या करती है, रिवर्स का जो फ्लो होता है वो कम होता है, लेस स्टीप स्लोप होता है और कैरीज इरोडेड मटेरियल्स फ्रॉम अपस्ट्रीम्स, जो अपस्ट्रीम से इरोडेड मटेरियल आता है उसको कैरी कर रही होती है लेट मैच्योर स्टेज में। और ओल्ड स्टेज में क्या होता है, इस्चुरीज, डेल्टा, एलुवियल फैंस, ये सब फॉर्म होने लग जाते हैं एट इट्स माउथ, ठीक है। तो आपको ओल्ड स्टेज में क्या फॉर्म हो रहा है, इस्चुरीज, डेल्टास या इस्चुरीज, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना, एलुवियल फैंस ये सब बनते हैं, तो वो आप अपने देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डीप वैली कैरेक्टरिस्टिक बाय स्टीप स्टेप लाइक अ साइड स्लोप इज नोन एज कैनियन। देखो कैनियन कैसे फॉर्म होता है, ऊपर की साइड पे ज्यादा घेरा होता है, नीचे नीचे अब देखो ऊपर ब्रॉड होता है, नीचे नैरो होने लगता है। लेकिन स्टीप स्टेप लाइक साइड, मतलब साइड पे इसके स्टीप स्टेप होते हैं, स्लोप्स होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम कैनियन बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन केमिकल वेदर प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल, मतलब फिजिकल, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस जो होती है वो ज्यादा तो आपको ह्यूमिड रीजन में दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिफाइन लैपिस। लैपिस देखो एन इरेगुलर सरफेस विथ शार्प पिनक्लेट्स, ग्रूव्स एंड रीजेस, ठीक है। तो इसको हम लैपिस बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि अ डीप लॉन्ग वाइड टफ बेसिन with very steep concave high walls at its head as well as in sides is known as, इसको क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। सर्क कहाँ पे फॉर्म होते हैं, इस तरह माउंटेन है यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। पहले आइस यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर आइस पिघल जाने के बाद जो शेप बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं।
इरोजनल लैंडफॉर्म है ये सर ग्लेशियर का। ठीक है, तो इतना है। अब 30 वर्ड्स वाले भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते नहीं तो टाइम वेस्ट करना भी गलत है ना। तो ज़्यादा हम टाइम क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।